Everyone, and welcome back to the channel. So, continuing with our series of UPSC, EPFO and APFC, लेबर लॉज एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस का हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं. ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हो गए. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट 1948. सो दिस इज अ वेरी cumbersome डॉक्यूमेंट इफ यू वुड बी रीडिंग फ्रॉम योर सेल्फ बेयर एक्ट में. सो आप प्लीज इसमें टेंशन मत लीजिए. ये बेयर एक्ट का पूरा कंपाइलेशन है. इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट हम लोग ने उसको कंपाइल किया है. अगर आप ये वीडियो देख लियो, ये नोट्स पढ़ लियो, इसके बाद सिर्फ एक बार आप बेयर एक्ट पढ़ लोगे तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इज डन. All you need to do is revise this PDF multiple times and you're well sorted with Factories Act 1948. You would be seeing PYQs. आप देखोगे हर साल 2 सवाल 3 सवाल पूछता है फैक्ट्रीज एक्ट. सो दिस बिकम्स इमेंसली वेरी इंपॉर्टेंट. और आपको ऐसे भी जानना चाहिए कि कैसे मजदूर लोग का शोषण पहले से हो रहा था, उनको सुधारने के लिए फैक्ट्रीज एक्ट लाया गया, कौन कौन से लीडर थे जिन्होंने एगिटेशन किया, एंड द रिजल्ट वाज वी गॉट आवर फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट इन 1881. सो शुरू से शुरू करते हैं. वेलकम बैक टू द चैनल. सबसे पहले हिस्ट्री में जाते हैं हम लोग. सो एक बहुत बड़े लीडर थे, विजनरी लीडर थे, एस बंगाली साहब. तो उन्होंने देखा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने फायदे के अनुसार जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, उन लोगों को तड़पाते थे. वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब था, कोई लेबर पेमेंट का नहीं था, बॉन्डेड लेबर्स था, चाइल्ड का एम्प्लॉयमेंट होता था. देयर वर नो कंक्रीट वर्किंग फैसिलिटी फॉर देम. सो उन्होंने एक मुहिम छेड़ा, उन्होंने एगिटेशन किया 1879 से 1881 के बीच में. तो इट वाज अ रिजल्ट ऑफ हिज वर्क एंड अदर पीपल वर्क. फर्स्ट इंडिया फैक्ट्रीज एक्ट 1881 आया. सो दिस इज अ प्रोबेबल सवाल दैट कैन बी आस्क्ड. 1881 में फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री एक्ट आया. उसके बाद से अमेंडमेंट हुआ. फाइनली 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट आया और उसको चेंज करके 2020 में हम लोग का फिर से एक नया कानून आया जिसको आप कमेंट सेक्शन में बताओगे. एंड आगे हम लोग बताएंगे आपको, हम लोग खुद एनालाइज करेंगे कि क्या ये सबसे बेस्ट कानून था या फिर इसमें शॉर्टकमिंग्स भी कुछ कुछ था, और जो शॉर्टकमिंग्स था तो उसको नया जो कानून आया क्या उसने वो चीज़ को समझाया कि नहीं. सो अच्छा होने वाला है वीडियो, अच्छे से सुनिएगा, बहुत मज़ा भी आने वाला है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए ये चैप्टर का इंडेक्स है और ये पीडीएफ मैं आपको ग्रुप पे डाल दूंगा. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल. यहाँ पे आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो. आपको कमेंट और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. पहले थोड़ा सा फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में आप समझ लो. पहला काम क्या है? इट रेगुलेट्स द वर्किंग कंडीशन इन फैक्ट्रीज. देखो फैक्ट्रीज एक्ट लाने का मेन कारण यही था कि एम्प्लॉयर जो थे आज़ादी के बाद सरकार ने देखा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हमें बेहतर देना है, सेफ्टी के लिए सेनेट से, वेलफेयर सेनेट से, हेल्थ सेनेट से बेहतर सब चीज़ उनको देना है ताकि जो एम्प्लॉयर्स हो गया उनका शोषण ना कर सके. तो ये चीज़ करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को वो अथॉरिटी दिया गया कि आप रेगुलेट करोगे ये सारी चीज़, आप कानून बनाओगे. इट एक्सटेंड्स टू होल पार्ट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये पार्ट है पूरे इंडिया में ये फैला है. 1 अप्रैल 1949 को ये केम इनटू इफेक्ट हुआ. ये इंश्योर क्या करता है? सेफ्टी, हेल्थ प्लस वेलफेयर ऑफ वर्कर्स. ठीक है, थोड़ा सा वार्म अप कर लो, थोड़ा सा कीवर्ड्स जो है यहाँ से समझ लो. एक होता है कॉम्पिटेंट पर्सन. तो हु इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन? एक कॉम्पिटेंट पर्सन चीफ इंस्पेक्टर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं. मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ. मान लो एक पुल बन रहा है. ठीक है, एक पुल बन रहा है. अब उसको निरीक्षण करने के लिए सीएम साहब या फिर जो डीएम साहब है उन्होंने एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बनाया, सिविल इंजीनियर साहब को. उन्होंने बोला कि आप जाके निरीक्षण करिए, आप जाके दौरा करिए, आप देख के बताइए कि वो पुल जो बना है दैट इज मीटिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड. तो वो सिविल इंजीनियर बिकम्स अ कॉम्पिटेंट पर्सन. तो कॉम्पिटेंट पर्सन वो हो गए जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज है. समझ में आ गया? तो वैसे ही फैक्ट्रीज एक्ट में एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जिसको कौन रिकॉग्नाइज करता है? चीफ इंस्पेक्टर. एंड व्हाट इज हिज फंक्शन? टू कैरी आउट इंस्पेक्शन. क्या काम चल रहा है वहाँ पे, फैक्ट्रीज कंडीशन कैसा है, जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं. सो ही इज अ कॉम्पिटेंट पर्सन, सारा उनके पास दारोमदार है. तो ये समझ में आ गया. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. ऑब्जेक्टिव टू एंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज. ठीक है, इनएक्टेड टू इम्प्लीमेंट डीपीएसपी. अब देखो डीपीएसपी में मेंशन है आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 43. अब आपका काम है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए 42 एंड 43 में क्या लिखा गया है, व्हाट इट एनशाइंस. ठीक है, इट रिप्लेस फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो ब्रिटिश एरा का था, उसको रिप्लेस करके हम लोग आज़ादी के बाद हम लोग अपना कानून लेकर आ गए. चलिए आगे देखते हैं. अप्लाइज टू इंडिया इंडस्ट्रियल लेबर की इन लेबर वेलफेयर. ठीक है,
चलिए अब आते हैं सेक्शन 1 में। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है चीजें। ये हम लोग ने देख लिया था एनफोर्स कब हुआ था, 1 अप्रैल 1949 को ये एनफोर्स हुआ था। एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब देखो यहाँ से सवाल बनेगा, जहां पे भी डेटा आ रहा है ना, जहां पे न्यूमेरिकल आ रहा है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इट अप्लाइज टू दैट फैक्ट्रीज विद यूजिंग पावर 10 और मोर वर्कर्स। जैसे समझो कोई भी फैक्ट्री जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर्स है और वो पावर जनरेट कर रहे हैं, मतलब पावर से, इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ फैक्ट्रीज। अगर पावर नहीं है, अगर बिजली के बिना काम कर रहे हैं, जैसे कोई ऐसा भी लघु बिजनेस हो गया जिसमें पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का काम नहीं हो रहा है, तो उसमें कितने वर्कर्स होना चाहिए, 20 वर्कर्स होने चाहिए। बट अब जो नया कानून आ गया, आप कमेंट में बताना मुझे, क्या इसका मल्टीपल 2 हुआ है या इसका मल्टीपल 3 हुआ है। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। वापस से आइस क्लोज करो, मुझे बताओ विदाउट पावर फैक्ट्रीज में कितने वर्कर्स होंगे। वेरी गुड, 20। एंड विद पावर कितने होंगे, 10। याद हो गया, विदाउट पावर 20, विद पावर 10। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन कौन का एक्सक्लूडेड है, फैक्ट्रीज में क्या क्या नहीं आ सकता है। माइंस नहीं आ सकता है, माइंस का अलग कानून है, माइंस एक्ट 1952। आर्म फोर्सेज वर्कशॉप, रेलवे, रनिंग शेड, होटल्स एंड रेस्टोरेंट। आप देखते होंगे ना हाईवे वगैरह में होटल्स होता है, रेस्टोरेंट्स होता है, तो दे आर नॉट कमिंग अंडर द एम्बिट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। इसीलिए आप देखते होंगे ना वो लोग चाइल्ड लेबर रखते हैं, छोटू जो होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आप देखते होंगे ना हाईवे जाते होंगे तो उन लोग क्लीन करते हैं, तो उन पे ऐसा क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि कम दे आर नॉट इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से सवाल आपका एक बन सकता है, कौन कौन सा चीज इंक्लूडेड नहीं है। तो माइंस, आर्म फोर्सेस, रेलवे, रनिंग शेड्स, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, दे आर नॉट इंक्लूडेड। समझ में आ गया, यहाँ से एक सवाल आपका बनेगा, एक सवाल यहाँ से बनेगा, और एक सवाल आपका बनेगा ओएसएच से बनेगा। आइस क्लोज करके मुझे बताओ, 20 और मोर वर्कर्स है तो विदाउट पावर, 10 और मोर वर्कर्स है यूजिंग पावर। वेरी गुड। अब देखो ये सवाल आ गया था, ईपीएफओ 2023 का पीवाईक्यू है। अ फैक्ट्री विदाउट पावर इज कवर्ड इफ इट एम्प्लॉयज 20 और मोर वर्कर्स, या 10 और मोर वर्कर्स, या 15 था ऑप्शन, तो आंसर क्या होगा, 20 और मोर वर्कर्स। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर सेक्शन 2। तो फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री का डेफिनेशन 20 और मोर विद नो पावर, 10 इफ विद पावर। ठीक है। वर्कर कौन होता है, वर्कर का सेक्शन गिवन है 2 सब क्लॉज एल। पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू एजेंसी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी इंक्लूडेड है। ठीक है, वो पर्सन जो डायरेक्टली एम्प्लॉयड है या फिर कोई एजेंसी के थ्रू, मान लो आप टीसीएस में कोई एग्जाम देने जाते हो, तो एक एजेंसी के थ्रू वहां पे जो लोग एग्जाम कंडक्ट कराते हैं ना, वो कोई एजेंसी के थ्रू रहते हैं, तो एक वर्कर वो भी होता है। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेक्शन 2 सब क्लॉज के में गिवन है, मेकिंग, ऑल्टरिंग, फिनिशिंग, रिपेयरिंग, ऑयल पंपिंग, जनरेटिंग, पावर प्रिंटिंग, ये सब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आता है। ठीक है। अब देखो ऑक्यूपायर कौन होता है, बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि हु इज एन ऑक्यूपायर। अ पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर अफेयर्स। अब ये डायरेक्टर हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, ओनर हो सकते हैं। कोई एक फैक्ट्री है, उसका जो ओनर हो गया, उसका जो डायरेक्टर हो गया, जैसे मान लो कोई जिंदल स्टील है ना, जिंदल स्टील है। अब उसके जो ओनर है, जो सीईओ है, या फिर जो जो जिन्होंने सबसे ज्यादा इक्विटी जिनका है, तो ही बिकम्स अ ऑक्यूपायर। अब उसी के पास सारा चीज है, वो अपना स्टैंडिंग ऑर्डर जनरेट कर सकता है, वो अपना हिसाब से चीजें कर सकता है, तो ही विल बी द पर्सन आंसरेबल। कुछ भी होगा चीफ इंस्पेक्टर उनसे जाके बात करेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से एक सवाल बनता है, हु इज एन एडल्ट, हु इज एन एडोलेसेंट, ये पीवाईक्यू आ चुका है। तो देखो अडल्ट इज वन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल या 18 साल से ऊपर वाले जो है, वो हो गए हमारे अडल्ट कैटेगरी में आ गए। ठीक है। अब एडोलेसेंट कौन होते हैं ना, एडोलेसेंट होते हैं वो जिन्होंने 15 साल अपना कंप्लीट कर लिया है, बट 18 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। वापस सुनो, 15 साल इनका कंप्लीट हो गया है, लेकिन 18 साल इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, और इनको चाहिए होगा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, जो हमारे सर्टिफाइंग सर्जन देंगे, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, वापस से आइज क्लोज करके बताए हमें अडल्ट कौन होते हैं। अडल्ट होते हैं वो जिन्होंने 18 साल अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड हु आर अडोलेसेंट, अडोलेसेंट आर दे जिन्होंने अपना 15 साल कंप्लीट कर लिया बट 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। हु इज एन एडोलेसेंट, ये देखो 2020 का पीवाईक्यू है। एडोलेसेंट कौन है, जिन्होंने अपना 15 साल कंप्लीट कर लिया बट इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। क्लियर। आगे बढ़िए, देखिए ये आपको आगे बताया जाएगा, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना कि वर्किंग कंडीशन, वर्किंग टाइम क्या है, उसमें ये चीज आएगा। चाइल्ड इज वन हु इज लेस देन 15 ईयर्स ऑफ एज, एम्प्लॉयमेंट प्रोहिबिटेड अंडर सेक्शन 67। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछेगा सेक्शन 67 क्या है, तो इसमें जो चाइल्ड 15 साल से कम है, दैट कम्स अंडर द गैम्बिट ऑफ चाइल्ड। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स प्रोहिबिटेड। अब मुझे बताओ आर्टिकल 23
आर्टिकल 24, आर्टिकल 25, इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो 14 साल से कम बच्चों को प्रोहिबिट करते हैं फैक्ट्रीज में काम करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए? ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 में आते हैं, जहाँ पे है इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है। सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है ना कि फैक्ट्री में लिए एक इंस्पेक्टर होगा, और वो कौन अपॉइंट करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। वापस सुनो, सेक्शन 8 में कहता है इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज होगा, और ये अपॉइंट कौन करता है? हमारा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर सुपरवाइजर्स एनफोर्समेंट, जो हमने देखा था, चीफ इंस्पेक्टर रिकॉग्नाइज करता है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। ठीक है, चीफ इंस्पेक्टर कौन है? जो सुपरवाइज करेगा एनफोर्समेंट को। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ गया हमारा, क्या क्या पावर है, क्या क्या पावर है इंस्पेक्टर के पास। ही कैन एंटर एंड इंस्पेक्ट फैक्ट्री, ये कोई भी फैक्ट्री में एंटर कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि यार वो फैक्ट्री सही से काम चल रहा है कि नहीं, प्रोटोकॉल जो भी है सेफ्टी मेजर्स वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। एग्जामिन करते हैं रिकॉर्ड्स, मशीनरी, वर्कर्स, सीज एविडेंस, इंक्वायर इनटू एक्सीडेंट्स, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है तो वहां पे जाके वो इंक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका पावर है। वापस से मुझे बताओ, सेक्शन 8 में कौन अपॉइंट करता है जो इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज होते हैं? वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट। सेक्शन 8A में चीफ इंस्पेक्टर के बारे में बात किया गया। सेक्शन 9 में क्या बात किया गया? पावर्स ऑफ इंस्पेक्टर। ठीक है, अब सेक्शन 10 आता है सर्टिफाइंग सर्जन। देखो ये PYQ आया था यहाँ पे 2023 में, जो सवाल दिया होगा ना उसमें आप देखे होंगे, एक सवाल आया था APFC में आया था कि सर्टिफाइंग जो सर्जन होता है वो कौन से एक्ट में है? तो वो फैक्ट्रीज एक्ट में है। अब ये क्या करता है ना, एग्जामिन करते हैं यंग वर्कर्स का। अब देखो दो टाइप के वर्कर्स होते हैं, एक हो गया एडल्ट एंड अदर वन इज यंग। अब देखो अडल्ट वर्कर्स में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से अपना काम कर सकते हैं, उनको रख सकते हैं। लेकिन जो यंग वर्कर्स होते हैं ना, उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिलेगा, फिजिकल 69 में मेंशन है, वो मिल जाएगा, उसके बाद ही उसको एम्प्लॉय कर सकता है, बट उसके पहले नहीं कर सकता। एंड कौन उसको करता है? सर्टिफाइंग सर्जन। कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये PYQ आ चुका है, तो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए यही वाला सवाल था, 2015 में भी आया था, 2023 में भी आया था यही सवाल, कि सर्टिफाइंग सर्जियन सर्टिफाइज यंग वर्कर्स फिटनेस। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैप्टर 3 में हेल्थ प्रोविजंस। अब देखो यहाँ पे बात किया गया क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कौन दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। सेक्शन 11 मेंशन है, इसमें प्रावधान है क्या क्या क्लीनलीनेस की। वाइट वॉशिंग आपको कराना है, आपको फ्लोर्स को चमका के रखना है, वॉल्स का क्लीनिंग करना है, मरम्मत हो रहा है उसको कराइए। तो जो व्हाइट वॉशिंग है ना, हर 14 महीने में आपको करवाना है व्हाइट वॉश। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स है, आपको वीकली जो फ्लोर्स है उसको क्लीन करना है। ठीक है, क्लीनिनेस आपको याद आ गया, सेक्शन 11 में मेंशन है। वापस से मुझे बताओ, हेल्थ प्रोविजन चैप्टर 3 में मेंशन है, चैप्टर जो सेक्शन 11 है उसमें क्या बात किया गया? क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस में भी क्या क्या है? व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग आपको हर 14 महीने में करना है। क्लीनिंग ऑफ फ्लोर्स आपको वीकली करना है। ठीक है, वेस्ट डिस्पोजल, जो वेस्ट डिस्पोजल हुआ ना, एफ्लुएंट जो आया आपको डिस्पोज करना है, ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स आपको अच्छे से डिस्पोज करना है, दैट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 12। इसको स्किप भी कर सकते हो। अब देखो वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। अब ऐसा कोई भी बहुत सारा फैक्ट्रीज होता है ना जिसमें आप देखते हो कि काम चल रहा है, उसमें बहुत ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली वेंटिलेट करना है, टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, तो वो कौन से सेक्शन में मेंशन है? सेक्शन 13। आप मेंटेन रीजनेबल कंडीशंस। आप समझ रहे हो, आप इतने वर्कर्स को आप करा रहे हो। बैंगल फैक्ट्रीज अगर आपने देखा होगा, चूड़िया जो फरीदाबाद वाला एरिया उस साइड में देखते होंगे ना, या फिर NCERT में 9th का आपने किताब ही पढ़ा होगा कि वर्किंग कंडीशन कितना खराब होता है बैंगल के, इतना गर्मी होता है तब जाता है उनका आंख खराब हो जाता है। तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ चीफ इंस्पेक्टर, उसको ये सब चीज देखना है। डस्ट एंड फ्यूम कंट्रोल, अब डस्ट ज़्यादा ना हो। अब झरिया का माइंस हो गया, माइंस नहीं, झरिया का कोई कोल फील्ड हो गया जो फैक्ट्रीज का एम्बिट में आता है, तो वहाँ पे डस्ट निकल रहा है, फ्यूम निकल रहा है, तो दैट इज मतलब वहाँ पे एग्जॉस्ट चीज़ होना चाहिए। आप घर पे भी यूज़ करते हो ना, एग्जॉस्ट फैन देखते हो, तो वहाँ पे होना चाहिए। तो कौन सा सेक्शन है मेंशन है ये? दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 14। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन, वो मेंशन है, सेक्शन 15 है मेंशन है। चलिए, अब ओवर क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह के ना डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब एक ही यहीं पे ओवर क्राउडिंग हो गया। ओवर क्राउडिंग मतलब समझ रहे हो ना, बहुत एक छोटे से स्पेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इसे मेंशन है 14.2 मीटर पर क्यूब होना चाहिए, मिनिमम मतलब होना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग होना चाहिए, सफिशिएंट लाइटिंग होना चाहिए, दैट इज सेक्शन 17। ऐसा नहीं हो कि एकदम अंधेरे में काम करा रहे हो, सेक्शन 17 में मेंशन है ये। ड्रिंकिंग वाटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 में मेंशन है। 18 से ऐसे याद करें ना, विराट कोहली बहुत पानी पीते हैं, है ना, सेक्शन 18 में। सेक्शन 18 में को याद आ गया, ड्रिंकिंग वाटर। अब इसमें ये भी कहा गया, अगर 250 से अधिक एम्प्लॉइज है तो आपको ठंडा पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, आप पेयजल जो आप कर रहे हो, पेयजल आपको ठंडा पानी का व्यवस्था करना पड़ेगा। कब? जब आपके वर्कर्स 250 से अधिक है। वापस से बताइए, सेक्शन 18 विराट कोहली से हमने याद किया, अगर हमारे वर्कर्स 250 से अधिक है तो हम ड्रिंकिंग ठंडा पानी का प्रबंध करेंगे। ठीक है,
लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स ये तो बताने लायक है नहीं। स्पिटून्स, स्पिटून्स मतलब जो पीक दान, जैसे कानपुर वगैरह शहर में, या फिर और भी अपने बिहार में भी देखा होगा ना, अभी कैसे मेट्रो इनॉग्रेट हुआ उसके बाद भी इन लोग जैसे हुआ वो वीडियो आ गया कि कैसे वो लोग पीक दान उसी में कर दिए। तो स्पिटून्स उसी को कहते हैं, ठीक है, पीक। स्पिटन्स मस्ट बी प्रोवाइडेड इन एवरी फैक्ट्री, ठीक है, ये हमारे सेक्शन 20 में देखो। ओ दिख रहा है ना, तो इससे 20 करके याद कर लेना। 18 में याद हो गया, पानी से याद हो गया विराट कोहली। एंड स्पिटून्स में ये 0 दिख रहा है, तो बस 20 याद कर लेना, ठीक है। ये दो टो से पीवाईक्यू पूछा गया, तो ये मैं बता दे रहा हूँ। अब आते हैं सेफ्टी, चैप्टर 4। चैप्टर 3 वाज ऑल अबाउट हेल्थ प्रोविजन। अब आते हैं हम लोग सेफ्टी पे आते हैं। अब फेंसिंग ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी जो हजार्डस मशीनरी है ना, उसको फेंस कर दोगे। हो सकता है ना, अगर कोई वर्कर्स हो गए गलती से इसके अंदर घुस गया, फेंसिंग नहीं है, तो फिर उसका जान जा सकता है, तो उसको फेंसिंग करना। सेक्शन 21 में ऑल मूविंग पार्ट्स फेंस्ड। वर्क ऑन मशीनरी इन मोशन, सेक्शन 22 में ओनली ट्रेन एडल्ट मेल्स वहां पे वर्क करेंगे। लैडर्स वगैरह है, होस्ट होना चाहिए, लैडर होना चाहिए। आपने देखा होगा ना, कई बार ऐसे फैक्ट्रीज में होता है, एक लैडर टाइप का जा रहा है, बहुत बड़ा सा चीज होता है, जैसे लिफ्ट होता है, मैकेनिकल लिफ्ट टाइप का वहां पे होता है। आई प्रोटेक्शन 35 हो गया। एक सेफ्टी ऑफिसर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो देखो। अगर 1000 से अधिक एम्प्लॉइज है ना, तो एक सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी है, आपको होना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टार मार्क कर लो। सवाल आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि 500, 750, 250, 1000 सेफ्टी वर्कर है आपका, कितना वर्कर्स होने पे आपको रखना ही रखना है, दैट इज 1000, ठीक है। 1000 1K पे आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना है, एसओ, ठीक है। ये सवाल पीवाईक्यू आ भी चुका है। सेफ्टी ऑफिसर मैंडेटरी इन फैक्ट्रीज विद 1000+ वर्कर्स, कंपलसरी है। चलो अब आते हैं हम लोग हजार्डस प्रोसेसेस में आते हैं। अब देखो हजार्डस प्रोसेस कब हुआ था ना, आपको याद होना चाहिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी। चेरनोबिल भी आपको याद होगा। भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 के टाइम पे हुआ था। उसके बाद से देखा गया था कैसे जो वो केमिकल है बाहर निकला, लोगों का जान गया, तो उसी के लिए अमेंड किया गया 1987 में हजार्डस प्रोसेस। ये देखो अमेंडमेंट है ना, 4A में आया है हजार्डस प्रोसेस। अब देखो क्या क्या प्रावधान है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 41A यहाँ से पीवाईक्यू आया है, रुको आपको पीवाईक्यू दिखाता हूँ। देखो 41 है, कंस्टिट्यूशन ऑफ साइट अप्रेजल कमेटी। देखो मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, कोई फैक्ट्री है, वो हजार्डस प्रोसेस पे काम करने वाला है, तो ये क्या करेगी ना, स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी देगी कि यार देखो मैं एक फैक्ट्री बनाने वाला हूँ, उसमें थोड़ा सा हजार्डस प्रोसेस रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है भाई करो, मैं एक स्टेट अप्राइजल कमेटी बना रहा हूँ। अब वही आपसे जाके बात करेगा, वो आपका वर्किंग कंडीशन देखेगा, आप देखेगा कि आप वो प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। समझ में आ गया। जो भी हमारा एक फैक्ट्री वाला ओनर है, वो बोला कि मेरे को हजार्डस प्रोसेस में काम करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ठीक है परमिशन ले लो, लेकिन हम एक साइड अप्रेजल कमेटी बनाएंगे जो आपका निरीक्षण करेगा, जो आपका देखेगा। तो देखो यही है, द स्टेट गवर्नमेंट में फॉर पर्पस ऑफ एडवाइजिंग इट टू कंसिडर एप्लीकेशन फॉर ग्रांट्स ऑफ परमिशन फॉर द इनिशियल लोकेशन ऑफ फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस। मान लो लेट्स से एग्जांपल, ये बिहार है। बिहार में मान लो पटना वाले एरिया में किसी ने बोला कि मैं यहाँ पे हजार्डस प्रोसेस लगाने वाला हूँ, तो जो साइट अप्रेजल कमेटी वाले हैं, वो जाके यहाँ पे निरीक्षण करेंगे कि इस वाले एरिया में ये परमिशन मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। हजार्डस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ सच फैक्ट्री अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट हु शैल बी चेयरमैन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीवाईक्यू आ चुका है कि चेयरमैन कौन रहेगा, तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट शैल बी इट्स चेयरमैन। समझ में आ गया। ये बेयर एक्ट का सिंपल कटिंग है, ठीक है। वापस से देखो 41A क्या कहता है, constitution of site appraisal committee when it will be considered when the factory owners जब वो रिटन डॉक्यूमेंट देते हैं कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जिसमें वो हजार्डस प्रोसेस इस्तेमाल होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम क्या है, वो साइट अप्रेजल कमेटी बनाएंगे एंड हु वुड बी इट्स चेयरमैन विल बी चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द स्टेट। पीरियड, खत्म हुआ। वेरी गुड। तो आई गेस दिस वन इज सॉर्टेड। 41A आपको क्लियर हो गया। ये हमारा होता है साइट अप्रेजल कमेटी। अब देखो 41B में क्या मेंशन्ड है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय ऑक्यूपायर। अब देखो ऑक्यूपायर है ना, इसको सारा चीज भरना है, सारा डॉक्यूमेंट्स देना है, सारा डेटा बताना है कि हाँ यहाँ पे मैं ये करवा रहा हूँ, यहाँ पे ये हजार्डस प्रोसेस निकलने वाला है, इस चिमनी से इतना निकलने वाला है, सारा चीज इसको बताना है, डिस्क्लोज करना है, नहीं तो ये कभी कभी फंस सकता है। 41C में सेफ्टी पॉलिसी टू बी फ्रेम्ड। अब एक सेफ्टी पॉलिसी होगा कि हाँ यहाँ से इस फलाना सेक्टर से इतना धुआं निकलने वाला है, इससे ये निकलने वाला है, तो एक सेफ्टी पॉलिसी आपको फ्रेम करना है। 41G इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्कर सेफ्टी कमेटी। ये भी पीवाईक्यू आया है, ठीक है। वर्कर सेफ्टी कमेटी बनेगा, ऑप्शन था कि 250 वर्कर्स हो, 350 वर्कर्स हो, या फिर जहां भी हजार्डस प्रोसेस का काम हो रहा है, तो आंसर आपका यही था, हजार्डस प्रोसेस। जहां पे भी हजार्डस प्रोसेस का काम हो रहा है ना, 41G वर्कर सेफ्टी कमेटी आपको बनाना ही बनाना है।
हजार्डस प्रोसेस, जहां भी हजार्डस प्रोसेस से काम चल रहा है, दैट बिकम्स मैंडेटरी फॉर यू टू फॉर्म अ वर्कर सेफ्टी कमिटी, राइट? whenever there is a hazardous workers whenever there is a hazardous work going on, you have a provision, आपको वर्कर सेफ्टी कमिटी बनाना ही बनाना है, and that is mentioned under section 41G. वेरी गुड। अब आते हैं वेलफेयर प्रोविजंस में। वेलफेयर प्रोविजंस मेंशन है हमारे चैप्टर 5 में। आप देखना चैप्टर 11 तक है, चैप्टर 11 तो उतना नहीं पढ़ना, चैप्टर 10 तक पढ़ना है। और चैप्टर मतलब ये भी है, बहुत ही लिमिटेड चीजें पढ़ना है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस ये पढ़ना, 2-3 बार वीडियो देखना, एक बार ये पीडीएफ देख लेना, 1-2 बार पीडीएफ देख लेना और बेयर एक्ट पढ़ लेना, बस डन, डन फॉर द डे। आई मीन डन फॉर द एग्जाम, नॉट फॉर द डे। वॉशिंग फैसिलिटीज में आते हैं। वॉशिंग फैसिलिटीज में क्या आता है, ऑल फैक्ट्रीज में आपको वॉशिंग फैसिलिटीज देना होगा। अब हो सकता है ना वो काम कर रहा है तो उसको रुमाल, उसको साफ करना है, अपना टी शर्ट साफ करना है, अपना जो गियर्स है उसको साफ करना है, तो एक वॉशिंग फैसिलिटीज मैंडेटरी है, आपको देना ही देना है। सिटिंग अरेंजमेंट, अब देखो बहुत सारे हमारे मजदूर होते हैं बेचारे, वो खड़े होकर काम करते हैं, तो जब उनको बैठने का मन करेगा तो देयर शुड बी सिटिंग अरेंजमेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए उनको खड़े ही रखें, उनका प्रोडक्टिविटी घट जाएगा ना। तो यू हैव टू गिव योर वर्कर्स, आप अपने लेबर्स को अपना जितना हो सके आप उनको अम्यूनिटीज दो। फर्स्ट एड अप्लायंसेज, अब ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से डेटा है तो देखो, एक बॉक्स पर 150 वर्कर्स। अब देखो यहाँ से आपको लग रहा होगा ना यार कितना ज्यादा टॉर्चरस होता है, मतलब सिर्फ एक ही बॉक्स मिल रहा है 150 वर्कर्स के लिए। तो इसी में बता रहा हूँ कुछ कुछ शॉर्टकमिंग्स भी है जो ऑक्यूपेशन सेफ्टी कोड ने थोड़ा बहुत चेंजेस किया है, बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ रूम। अभी भी देखो कितना इनह्यूमन ट्रीटमेंट होता है, लोगों को पता नहीं चलता ना, बहुत सारे रैट होल माइनिंग अगर आपने देखा होगा उस वक्त, या फिर कोई मूवीज, रानीगंज वाला मूवीज, अभी भी ऐसे कई जगह है जहाँ पे ये सब चीज चल रहा है, लोगों को तक नहीं पता चलता है, क्योंकि जो बड़े मुलाजिम होते हैं तो वो पैसे लेके वो दबा देते हैं केसेस, बट दिस इज अ ग्रेव रियलिटी है ना, ये चीज है, हम लोग को पता है ये चीज है, बट एनी हाउ कभी ना कभी ठीक होगा सब चीज। 1 बॉक्स पर 150 वर्कर्स, ठीक है। अब देखो इसी में एक और प्रावधान है, अगर 500 से अधिक वर्कर्स है तो आपका काम क्या है, जो ऑक्यूपायर का काम है, एम्बुलेंस एंड नर्सिंग स्टाफ, उसको हर टाइम उसको 24 घंटे में रखना ही पड़ेगा। वापस से सुनो, आपको फर्स्ट एड अप्लायंसेस कब रखना है, एक बॉक्स पर 150 वर्कर्स। आपको एम्बुलेंस सेवा और नर्स स्टाफ कब करना है, जैसे आपका 500 वर्कर्स आपका हो चुका है, ठीक है। ये दोनों प्रावधान है आपको सेक्शन 45 मेंशन है। कैंटीन सेवा 250 वर्कर्स से ऊपर अधिक है तो वो आपको कैंटीन आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। शेल्टर रूम एंड रेस्ट रूम 150 वर्कर्स, देखो ये सब ट्रिक्स आपको याद करो या जो करो आपको करना पड़ेगा। फर्स्ट एड अप्लायंसेस और आप लेबर रूम याद कर लो, लंच रूम याद कर लो, ठीक है। मान लो वो बहुत चोटिल है, ठीक है, उसको भी मतलब समझो उसको चोट लग गया है, ठीक है, अब वो रेस्ट करेगा, कहाँ पे रेस्ट करेगा, तो दोनों समझ लो 150 150 है। आई नो इट इज साउंडिंग वेरी लेम, बट ऐसे समझ लो कि यार वो चोटिल हो गया, अब वो हॉस्पिटल गया, उसके बाद फिर उसको कुछ खाना भी तो पड़ेगा ना, उसको रेस्ट भी करना है, तो वो 150 वर्कर्स, ठीक है। कैंटीन कहाँ पे होगा, 250 वर्कर्स में होगा, ठीक है। अब क्रच फैसिलिटी समझो क्या होता है ना, जो जो बच्चे होते हैं, मतलब जो नवजात बच्चे होते हैं, इसमें मेंशन है 6 साल से कम बच्चे। तो देखो हो सकता है ना जो विमेन होती है, अब बहुत सारा लोग होता है कि 6 साल से कम बच्चे, तो वो कैसे उसको करेगी, अपने घर पे तो रख नहीं सकती है उसको अकेले, तो वो प्रावधान है कि आप उसको अपने आप पास लेकर आ जाओ जहाँ पे फैक्ट्री है। अगर 30 फीमेल वर्कर्स है तो एक क्रच फैसिलिटी होगा जहाँ पे बच्चे लोग अपने रहेंगे, एक 6 साल के बच्चे वहाँ पे अपना रहेंगे आराम से। तो मिनिमम कितना 30 फीमेल वर्कर्स आपको होना ही पड़ेगी, तभी जाके आपका क्रच फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट इज मेंशन इन सेक्शन 48, ठीक है। ये सब कीवर्ड है। 150 याद हो गया ना, जो एम्बुलेंस वाला सेवा, सॉरी फर्स्ट एड वाला है, और जो हमारा शेल्टर रूम है या फिर लंच रूम है, रेस्ट रूम है, वो हो गया। कैंटीन 250, कैंटीन 250 ₹250 लगेगा कैंटीन में, ठीक है। और क्रच फैसिलिटी 30 फीमेल वर्कर्स। वेलफेयर ऑफिसर्स 500। सेफ्टी ऑफिसर मुझे बताओ, 1000 पे था, 1K पे था सेफ्टी ऑफिसर। साइट अप्रेजल कमेटी बताओ, साइट अप्रेजल कमेटी कौन अपॉइंट करता है, वेरी गुड, सब चीज याद आ रहा है ना आप लोगों को। वेलफेयर ऑफिसर 500, ठीक है। कैंटीन 250, कैंटीन 250। एम्बुलेंस 500। और फर्स्ट एड अप्लायंसेस 150। फर्स्ट एड अप्लायंस मेरे को याद आ गया, तो मेरे को याद आना चाहिए लंच रूम, शेल्टर रूम, वेरी गुड, 150 150। चलिए, क्लियर हुआ। अब देखो वर्किंग आवर्स चैप्टर 6 आपने पीवाईक्यू देखा था ना, ऊपर में एक पीवाईक्यू आया था, तो देखो वीकली आवर्स आप 48 आवर्स से ऊपर नहीं करा सकते, दैट इज मेंशन लेस देन इक्वल टू 48 आवर्स। कौन से सेक्शन में मेंशन है, 51। डेली आवर्स आप 9 घंटा से अधिक काम नहीं करा सकते हो, ठीक है, मजदूर से आप 9 घंटे से ऊपर नहीं करा सकते, बट स्टिल अभी भी आप देखते होगे ना, जो एमएनसी कल्चर है वहां पे 9 घंटा क्या 14-15 घंटा लग जाता है ना, तो वो लेटर इन स्पिरिट में होना भी चाहिए वो चीज, सारी चीजें, ठीक है।
देखो यही वाला चीज हम लोगों ने किया था, hazardous substance are handled, यही वाला पार्ट था ना, सेफ्टी कमेटी इज टू बी कंसिडर्ड इन अ फैक्ट्री वेयर hazardous substance आर हैंडल्ड। ठीक है, देखो ये वाला रहा हमारा वर्कर्स पार्टिसिपेट द ऑक्यूपायर शैल इन एवरी फैक्ट्री वेयर hazardous process टेक्स प्लेस और वेयर hazardous substance आर यूज्ड हैंडल सेट अप अ सेफ्टी कमेटी, जहां पे भी hazardous प्रोसेस हो रहा है वहां पे आपको सेफ्टी कमेटी बनाना ही है, बनाना। ठीक है, चलिए अब आते हैं रेस्ट इंटरवल। अब अगर आपने 5 घंटा काम किया तो मैंडेटरी है कि आपको 30 मिनट का ब्रेक मिलना ही चाहिए। आपने लगातार 5 घंटा काम कर लिया, अब इतना ह्यूमन वो चीज़ नहीं है ना, आपको 30 मिनट का ब्रेक देना ही देना है। ठीक है, फिर एक होता है स्प्रेड ओवर। व्हाट इज स्प्रेड ओवर? मतलब आप रेस्ट वेस्ट लेके आपका 10.5 घंटा से ऊपर आपका काम नहीं होना चाहिए, भले आपने ब्रेक लिया जो भी लिया, सिर्फ 10.5 घंटा से आप ऊपर काम नहीं करा सकते हो। नाइट शिफ्ट है, नॉट बियॉन्ड 12 मिडनाइट है। ओवर टाइम देखो, अगर आपने काम कर लिया है, दो ओवर टाइम किया है तो आपको डबल वेजेस मिलेगा, आपको 100 रुपये है तो आपका डबल मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये मेंशन है हमारा 59 में, डबल वेजेस मिलेगा ओवर टाइम करने के लिए। कितना है? डबल। ऑप्शन रहेगा डबल, ट्रिपल, क्वाड्रपल रहेगा, तो आपने क्या माना? डबल वेजेस। वीकली हॉलीडे 1 फुल डे एक रहेगा। चलो, मैक्सिमम नंबर ऑफ वीक पीवाईक्यू 2020 में है, कितना है? 48 है, 9 घंटा है। और 10.5 घंटा हमारा क्या है? स्प्रेड ओवर। अगर आपने ब्रेक लिया बीच में, कुछ भी लिया है, तो भी 10.5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ओवर टाइम कितना है? डबल वेजेस। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 7 में आते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने चाइल्ड का डेफिनेशन देख लिया था, जो 14 साल से कम है। एडोलेसेंट, जिसने 15 साल कंप्लीट कर लिया लेकिन 18 साल कंप्लीट नहीं किया है, और उसको चाहिए होता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। देखो 14 साल से जो काम है ऐसे ही प्रोहिबिटेड है, ठीक है, लेकिन जो 15 और 18 के बीच में एडोलेसेंट है, तो उसको चाहिए सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। कौन देगा? सर्टिफाइंग सर्जन देगा, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सेक्शन 69 में पढ़ा था। वेरी गुड, याद हो गया आप लोगों को। वर्किंग आवर्स 4.5 घंटा। ठीक है, रजिस्टर ऑफ चाइल्ड वर्कर्स, एक रजिस्टर बनेगा चाइल्ड वर्कर्स का, दो ऑक्यूपायर का वो काम है। ठीक है, रजिस्टर बनाना, एक एडल्ट के लिए, एक यंग के लिए, एडोलेसेंट के लिए। ठीक है, एडोलेसेंट रिक्वायर फिटनेस सर्टिफिकेट, पीवाईक्यू आ चुका है 2023 में। नो चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स आर टू बी एम्प्लॉयड। अब यहाँ से मेरे को याद आना चाहिए, होटल्स में क्यों इंक्लूडेड नहीं है? होटल्स वाले में आप देखते होंगे बच्चे लोग काम करते हैं, तो उन पे क्यों छापामारी नहीं पड़ता है? क्योंकि वो उसके अंडर नहीं आते हैं। ठीक है, एनुअल लीव विथ वेजेस। देखो, कोई एडल्ट जो 240 डेज काम कर लिया है एक साल में, उसको एक दिन लीव मिलेगा हर 20 दिन का काम करने पे, 1 डे का उसको लीव मिलेगा। ठीक है, और चाइल्ड के लिए वो 15 दिन। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 9 में आते हैं एक्सीडेंट्स एंड ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। अब मुझे बताना कौन से सेक्शन में, कौन सा शेड्यूल मेंशन है। अभी हम लोगों ने किया था ना पिछले दिन क्लास, उसमें बताओ कौन सा शेड्यूल मेंशन है ऑक्यूपेशनल डिजीज। ठीक है, सेक्शन 88 कहता है नोटिस ऑफ एक्सीडेंट्स कॉजिंग डेथ सीरियस इंजरी विद इन 24 आवर्स। देखो कोई भी इंजरी हुआ, कोई भी डेथ हुआ, आपको 24 घंटे के अंतराल में आपको बताना ही बताना है, ऑक्यूपायर का वो कर्तव्य है। ठीक है, नोटिस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज 89 में मेंशन है। फेटल एक्सीडेंट, देखो 2016 में ये सवाल आता है पीवाईक्यू, फेटल एक्सीडेंट, कुछ बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ तो उसको रिपोर्ट करना है विद इन 24 आवर्स, ये ऑक्यूपायर का ड्यूटी है। अब देखो वो सब अगर नहीं कर पाया जो भी है, अब उसको पेनल्टी रहेगा। जनरल कॉन्ट्रवेंशन क्या कहता है? इम्प्रिजनमेंट 2 साल का या फाइन 1 लाख का। अब समझो कितना कितना छोटा सा चीज है, 1 लाख कोई बड़ा सा उद्योग वाला है, उसको देने में कितना समय लगेगा, है ना? तो ये एक सब एनोमेलीज है जो, क्योंकि देखो 1948 कानून ना अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, इतना नया नया चीज अभी आ चुका है, ऑब्सोलेट हो चुका है, अभी भी पुराना कंडीशन है। गिग वर्कर्स का प्रावधान अभी भी नहीं है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड में थोड़ा सा मेंशन है, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड्स टू बी डन। अगर आप इंस्पेक्टर को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो तो 10,000 का फाइन है। अब देखो उस वक्त था 2020 के पहले सब कितना, तो 10,000 देने में कितना उसको समय लगेगा। यूजिंग फॉल्स सर्टिफिकेट 500 रुपये का फाइन है। हजार्डस वायलेशन इम्प्रिजन 7 साल का, या फाइन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लाख। जैसे हजार्डस वायलेशन कुछ भी जो यहाँ पे बोला गया, मान लो मिथेन नहीं निकालना है एंड यूज कॉन्स्टेंटली वो मसलसल वही चीज निकाल रहा है, मिथेन निकाल रहा है, CO2 निकाल रहा है, तो दैट इज हजार्डस ना, वो वायलेशन हो रहा है आपका, तो आपको 7 साल का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और वो ऑफेंस करते रहे तो 1,000 रुपये प्रतिदिन वो देना पड़ेगा। जनरल पेनल्टी पीवाईक्यू आया था 2 साल और 1 लाख, दोनों में से है। ठीक है, लास्ट वाला देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो वापस से रिवाइज करते हैं फटाफट। 1948 में आया था, 1 अप्रैल 1949 को इनैक्ट हुआ। वेरी गुड। फैक्ट्री डेफिनेशन 10, विदाउट विद क्या कहते हैं पावर, और विदाउट पावर 20, मैक्स 48, 9 आवर्स मेरा दिन का है, 10.5 स्प्रेड आवर्स है। ठीक है, रेस्ट इंटरवल 5 घंटे पे आधे घंटे का ब्रेक है। कैंटीन फैसिलिटी 250,
क्रैच फैसिलिटी 30, वेलफेयर ऑफिसर 500, सेफ्टी ऑफिसर 1000, एनुअल लीव मिलेगा 1 डे फॉर 20 डेज वर्क। हजार्डा चैप्टर एडेड 1987, कब? वो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद। पेनल्टी क्या है? 2 इयर्स या 1 लाख। ठीक है, अब देखो कुछ कुछ निमोनिक्स है। हेल्थ में आप ऐसे याद कर सकते हो, क्लीननेस, लाइटनिंग, वेंटिलेशन, डिस्पोजल, ड्रिंकिंग वाटर, लैट्रिन, स्पिटून्स। ये आपसे पूछ सकता है कि ड्रिंकिंग वाटर वेलफेयर में आता है, सेफ्टी में आता है या हेल्थ में आता है। तो आपको याद होना चाहिए हेल्थ में आता है ड्रिंकिंग वाटर। वेलफेयर में क्या आता है? वॉशिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, शेल्टर, रेस्ट रूम, क्रैच, वेलफेयर ऑफिसर। ये हमारा किस में आता है? वेलफेयर में आता है। सेफ्टी में क्या आएगा? फेंसिंग, आई प्रोटेक्शन, प्रेशर प्लांट्स, फायर सेफ्टी, सेफ्टी ऑफिसर। हजार्डस में क्या आएगा? अप्रेजल, डिस्क्लोजर कमिटी, डेंजर, इमरजेंसी, राइट टू वॉर्न। ये हमारा किस में आ जाएगा? हजार्डस में आ जाएगा। अब देखते हैं कुछ कुछ पीवाईक्यू कंपाइलेशन। फैक्ट्री विदाउट पावर 20 वर्कर्स, एडल्ट अर्न 1 डे, और जो एडोलेसेंट है उसको कितना मिलता है? 15। स्पिटून्स मैंडेटरी है। कैंटीन 250 वर्कर्स, मैक्सिमम आवर्स पर वर्क 48। हजार्डा चैप्टर एडेड इन 1987। सर्टिफाइंग सर्जन का रोल क्या है? जो भी एडोलेसेंट है उसको सर्टिफाई करना, उसको फिटनेस देना, उसको फिटनेस सर्टिफिकेट देना कि हाँ ही इज एलिजिबल, वो काम कर सकता है। एडोलेसेंट नीड्स फिटनेस सर्टिफिकेट। सो विद दिस हम लोग का कंप्लीट हो गया है फैक्टर्स एक्ट। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है ये वाला। पूरा बेयर एक्ट हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। स्टिल आप इसको 2-3 बार वीडियोस देखना, ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। इसके बाद सिर्फ एक बार बेयर एक्ट पढ़ोगे, यू आर डन विद योर फैक्ट्रीज एक्ट। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में इफ यू लाइक दिस वीडियो। आगे चल के और भी मैं सारा आप लोग करवा दूंगा। और आपका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, लेबर लॉज है, अकाउंटेंसी, वो दैट विल बी डेल्ड बाय अस। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।